हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। आज हम कवर करेंगे मई 2025 की करंट अफेयर्स, जो कि फुल मंथ की है। और इसको हम पार्ट्स में लेके चलेंगे, जैसे नेशनल हो गया, आरबीआई हो गया, बैंकिंग, इंटरनेशनल, एटसेट्रा। अब यहाँ पर हम कर रहे हैं नेशनल का पार्ट 1 आज के लेक्चर में, मई 2025 का। अब नेशनल के 4 से 5 पार्ट और होंगे। हर एक पार्ट को अच्छे से समझना, ध्यान से न्यूज़ को सुनना, और हर एक न्यूज़ का 8 से 10 बार रिवीजन करना। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम शुरू करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़। तो अटल पेंशन योजना की एक न्यूज़ आई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। अब यहाँ पर ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, यानी कि वो ये स्कीम जो लोगों की भलाई के लिए यूज़ हो सके, उनकी सिक्योरिटी के लिए यूज़ हो सके, जैसे कि फाइनेंशियली वीकेंड से। अब इस न्यूज़ में ऐसा किया है, और अटल पेंशन योजना होती क्या है थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं। और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछता है एग्जाम में कि अटल पेंशन योजना किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और कौन सी स्कीम है? सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है। और भी कई सारी स्कीम्स है जो कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, वो हम बाद में कवर करेंगे धीरे धीरे। तो ये फर्स्ट न्यूज़ शुरू होती है। अटल पेंशन योजना, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है, ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स होते हैं, यानी कि वो वर्कर्स जिनकी पेंशन वगैरह नहीं होती, और उनके फ्यूचर को देखते हुए उनके लिए एक इनिशिएटिव बेसिकली लिया गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लिया है। और ये एंश्योर करती है कि उन लोगों को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल सके आगे जाके फ्यूचर में, जो अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन के हैं। अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन यानी कि वो लोग जो कि विकास से वंचित है, जिनको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा नहीं मिल पाती। अब ये जो अटल पेंशन योजना है, इसका सुपरविजन कौन करता है? तो ये पीएफआरडीए करता है। अब एग्जाम में आपसे पूछ सकता है नाबार्ड, ऑप्शन में आईआरडीएआई पूछ सकता है आपसे। तो ऐसे आपको 4-5 ऑप्शन दे देगा। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर है पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये इसका सुपरविजन करता है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन इसी के अंतर्गत आता है। अब ये जो एपीवाई है, वो मैनेज कौन करता है? इसका डेटा कहाँ जाता है? तो नेशनल पेंशन सिस्टम ये इसको मैनेज करता है। अगर ये पूछता है एग्जाम में तो आप बता सकते हैं। अटल पेंशन योजना के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। अटल पेंशन योजना जो है वो लॉन्च की गई थी मई 9 को 2015। तो याद रखिएगा, 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया था। इस पे गौर फरमाइएगा, लॉन्च। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे कोई कोर्स लॉन्च करना है, तो मैंने वो आज की डेट में कर दिया 28 जून। लेकिन वो कब से शुरू हो रहा है? अगर मैं वो 2 दिन बाद शुरू कर रहा हूँ तो 30 जून होगा। तो जब ऑपरेशन शुरू हुआ इसका, तो 1 जून से हुआ था 2015, राइट। तो यानी कि लगभग 21 से 22 दिन बाद इसका ऑपरेशन शुरू हुआ, ये चलना शुरू हुआ। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि अटल पेंशन योजना की लॉन्च डेट क्या है, तो 9 मई 2015 बतानी है आपको। अगर वो पूछता है कि कब से ऑपरेशनलाइज हुआ था, तो 1 जून 2015 बताना है। इसमें कंफ्यूज मत होना। ये एक सेविंग्स स्कीम है, आपकी इच्छा पर निर्धारित है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। एक तरह से आपको पेंशन ऑफर करती है, इसलिए इसका नाम है एपीवाई, अटल पेंशन योजना। पी से पेंशन। ये एक फिक्स्ड मंथली पेंशन प्रोवाइड करती है, जिसकी रेंज होती है 1,000 से 5,000 के बीच में। यानी कि अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि इसकी पेंशन रेंज रेंज क्या रहती है मंथली पे, तो आपको 1,000 से 5,000 बताना है। और जब आप 60 साल के हो जाते हैं, उसके बाद ये शुरू होता है। जो भी सिटीजन्स जिनकी एज 18 से 40 साल के बीच में है, वो इसमें एनरोल कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपकी भी एज 18 साल से 40 साल के बीच में है, या किसी भी इंसान की, तो आप उनको सलाह दे सकते हैं कि अगर आप एक उस सेक्टर में आते हो जो कि अनऑर्गेनाइज्ड है, अंडर प्रिविलेज्ड है, तो आप अटल पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हो। अब ये आपको डेटा याद रखना है कि कब से लॉन्च हुआ था, कब से ऑपरेशन हुआ था। ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, ये भी याद रखिएगा। प्लस इसकी रेंज क्या है, 1,000 से 5,000। 60 साल के बाद इसका बेनिफिट उठाया जाता है। और एनरोलमेंट की जो एज है वो 18 से 40 साल तक की है। अब यहाँ पर एक नोट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी इंडिविजुअल, आप में कोई भी हो सकता है, अगर हम इनकम टैक्स दे रहे हैं
ध्यान दीजिएगा, अगर हम इनकम टैक्स दे रहे हैं तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। और ये कब से शुरू हुआ था, ये पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, 1 अक्टूबर 2022। अब ये जो नोट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। एग्जामिनर उस पर ध्यान नहीं देगा ज़्यादा, जो कि सबको मालूम है, वो उस पर ध्यान देगा जो कि काफ़ी बच्चे मिस कर जाते हैं। तो ये पूछने के चांस मैक्सिमम है एग्जाम में। तो ये ध्यान दीजिएगा, 1 अक्टूबर 2022 के बाद से ये शुरू हुआ था, लागू हुआ था, कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंसान जो इनकम टैक्स देता है वो एलिजिबल नहीं है इस स्कीम के लिए। आगे चलते हैं। अब इसमें पेंशन स्लैब्स किया है, पेंशन की जो स्लैब्स होती है, कितना कितना आपको मंथली देना पड़ता है। तो 1,000 है, 2,000 है, 3, 4 और 5, बस ये याद रखिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, इतना इतना आपको पेंशन मिलेगा। प्रीमियम जो कि इसका आपको देना होता है, वो कितना देना होता है या कब कब देना होता है, तो मंथली बेसिस पे आप दे सकते हो, हर एक मंथ पे, या फिर क्वार्टरली बेसिस पे, यानी कि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो 4 बार आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं, या फिर हाफ ईयरली, यानी कि 6 महीने 6 महीने करके आप 2 बार इसकी पेमेंट कर सकते हैं। मिनिमम कंट्रीब्यूशन जो रिक्वायर्ड है इस एज के लिए, इस अटल पेंशन योजना के लिए, वो 20 साल है। भाई अगर आप 40 साल की एज में एनरोल करते हो तो कम से कम 20 साल तो आपको करना ही पड़ेगा ना। उसके बाद आपकी एज 60 साल होगी, तब जाके आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, राइट। गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना रहता है, वो टोटल कंट्रीब्यूशन का 50% रहता है, या फिर 1,000 हर एक साल का रहता है। जो भी कम रहता है इसके अंदर, वो भी 5 साल के लिए। यानी कि जो भारत सरकार है, अगर वो सब्सक्राइबर्स जो भी ज्वाइन करते हैं, अगर उन्होंने 1 जून 2015 से 31 मार्च 2016 के बीच में ज्वाइन किया था अटल पेंशन योजना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सबके लिए नहीं है। अगर कोई भी एक इंडिविजुअल आपकी फैमिली में हो या आपकी जानकारी में हो, जिन्होंने 1 जून 2015 से 31 मार्च 2016 के बीच में अटल पेंशन योजना में अगर एनरोल किया था, तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से 50% कंट्रीब्यूशन देती है, या फिर 1,000 एक साल का देती है, जो भी कम रहता है 5 सालों के लिए, उसके बाद नहीं देती। प्रोविजन जो इसमें कुछ कुछ है एग्जम्प्टेड है सब्सक्राइबर्स के लिए। अब वो क्या क्या प्रोविजंस है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आप छोड़िए। आपको मैंने बता दिया था कि अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि जिन लोगों ने 1 जून 2015 से 31 मार्च 2016 के बीच में ज्वाइन किया था अटल पेंशन योजना के लिए, उनको गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट देती है अपनी तरफ से, या तो 1,000 साल का देती है, या फिर 50% ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन जो भी कम रहता है 5 साल के लिए, वो देती है। अब जिन लोगों ने 31 मार्च 2016 के बाद ज्वाइन किया होगा अटल पेंशन योजना, उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। समझ आ गया। अब चलते आगे। ये बेसिकली जो स्कीम है, ये एक लाइफ लॉन्ग मंथली पेंशन प्रोवाइड करती है। भाई पेंशन से आप क्या समझते हो, पेंशन तो मंथली आती है, राइट, जो कि 60 साल की एज के बाद होती है, या फिर आपकी डेथ तक के लिए होती है। अगर इनकेस जो सब्सक्राइबर है जिसने अटल पेंशन योजना में एनरोलमेंट किया था, उसकी डेथ हो जाती है इनकेस किसी एक रीजन से, तो उनकी हस्बैंड या वाइफ को वो पेंशन रिसीव होती है। अगर इनकेस उनकी भी डेथ हो जाती है तो जो नॉमिनी रहता है उसको ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, इनकेस अगर स्पाउस नहीं होता तो। स्कीम प्रोवाइड्स अ लाइफ लॉन्ग मंथली पेंशन ओनली आफ्टर द एज ऑफ 60, आपको मैंने बता दिया है, ये सब सेम चीज़ है। अब यहाँ पर एक प्रीमेच्योर एग्जिट का भी ऑप्शन रहता है, यानी कि अगर आप एक जो 20 साल का प्रोविजन था ना कम से कम वाला, कि 20 साल आपको इन्वेस्टमेंट करना है, सपोज आपको नहीं करनी है, आपको 10 साल बाद ही एग्जिट करना है, तो आप कर सकते हो। तो अगर आप 60 साल से पहले भी इसका एग्जिट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस है। या तो डेथ की कंडीशन है, या फिर कोई इलनेस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई तो अलग बात होती है। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, बट हाँ इंपॉर्टेंट ये है, अगर वो पूछता है कि क्या प्रीमेच्योर एग्जिट का ऑप्शन अवेलेबल है, तो हाँ बिल्कुल है। ये अटल पेंशन योजना जो है वो वॉलंटरी एग्जिट अलाउ करती है, आपको मैंने बता दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या, इन केस अगर कोई वॉलंटरी एग्जिट कर देता है 60 साल की एज से पहले, तो जो सब्सक्राइबर है जिसने अटल पेंशन योजना में एनरोल किया था या उसका बेनिफिट उठाया था, जितना भी उसने अमाउंट किया था, सपोज अगर उसने 10 साल के लिए पैसा लगाया है, तो उसको उसी 10 साल का पैसा मिलेगा विद इंटरेस्ट, ठीक है। उसके अलावा उसको पैसा नहीं मिलेगा, यानी कि गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रीब्यूशन रहेगा उसके अलावा वो उसको नहीं दिया जाएगा, वो कैप्चर कर लिया जाएगा। अब ये जो कंट्रीब्यूशंस जो डिडक्ट होते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो सेक्शन 80 CCD इनकम टैक्स। बस ये सेक्शन याद रखना आप, कौन सा है, 80 CCD, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, बस ये सेक्शन याद रखिएगा। अटल पेंशन योजना
ने काफ़ी अच्छा इंक्रीज देखा है एनरोलमेंट के लिए, जो कि कितना है अभी एट प्रेजेंट 7.6 करोड़ है। 7.6 करोड़ जो लोग हैं वो अटल पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं, या आप अप्रोक्सीमेटली 7.7 करोड़ भी बोल सकते हैं, बस इतना डेटा थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो पहले एक टाइम पे मार्च 2019 में 1.54 था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है 7.6 करोड़, जो कि अप्रैल 2025 का है। इसको आप याद रखिएगा, 2025 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। जो टोटल कॉर्पस है, जो टोटल फंड है, वो कितना हुआ है अभी तक? 45,975 करोड़ रुपए हुआ है। कितना? 45,975 करोड़। और ये जो टोटल कॉर्पस है, जो टोटल फंड है, यानी कि जो टोटल सब्सक्राइबर्स है, उसमें से 48% वीमेन सब्सक्राइबर्स है। भाई अगर मान लीजिए किसी कोर्स को 100 बच्चे खरीदते हैं, तो उसमें से 48 गर्ल्स है, बस इतना ध्यान रखिए। तो 48% वीमेन है सब्सक्राइबर्स। 90 लाख सब्सक्राइबर्स एनरोल्ड अलोन। देखिए अगर वो पूछता है कि 2025 में, फाइनेंशियल ईयर 2025 में कितने सब्सक्राइबर्स एनरोल किए थे, तो 90 लाख लोगों ने एनरोलमेंट किया था फॉर एपीवाई। और जिसमें से, यानी कि ये जो 90 लाख है, इसमें से 55% वीमेन थी। लगभग कितना? 50 लाख के आसपास अप्रोक्सीमेटली। अब चलते आगे। पेंशन फंड फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो पीएफआरडीए है, वो किसके अंतर्गत आती है? क्योंकि पीएफआरडीए जो है वो एपीवाई का सुपरविजन करती है, एडमिनिस्टर करती है, राइट। अब यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ही एपीवाई का लॉन्च किया था। और जो पीएफआरडीए है ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है, इतना ध्यान रखिए, जो कि पेंशन सेक्टर को सुपरविजन करती है पूरा। और ये एक ऐसा स्टेट्यूटरी बॉडी है जो कि पीएफआरडीए एक्ट 2013 के अंतर्गत ये इनेक्ट किया गया था। तो याद रखिएगा 2013 एक्ट था इसका। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कब स्टैब्लिश किया था या इसका एक्ट कौन सा था, तो 2013 भूलना मत। एट प्रेजेंट जो चेयरपर्सन है वो एस रमन जी है, यानी कि शिवा सुब्रमण्यम रमन जी। हेडक्वार्टर पीएफआरडीए का न्यू दिल्ली में है। ये न्यूज़ खत्म होती है आज की पहली। अब चलते हैं अगली न्यूज़ पे। इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITER प्लस इंडिया, इन दोनों ने मिलकर वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट बनाया है। अब ये क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं, और इस न्यूज़ में इंपॉर्टेंट क्या है और एग्जाम में क्या पूछ सकता है। तो पहले याद रखिए कि ITER प्लस इंडिया, इंडिया की बात हो रही है। अब बात इंडिया की है तो इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम के लिए। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट लोकेटेड इन साउदर्न फ्रांस। ये जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट है, ये कहाँ पर लोकेट है, पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। तो याद रखिएगा साउदर्न फ्रांस में है। और इसने एक मेजर माइलस्टोन अचीव किया है, क्योंकि डेवलपमेंट किया है इसका। अब यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है, इसको किस किसने सपोर्ट किया कंट्री ने? तो यूएस ने सपोर्ट किया है, चाइना, जापान, रशिया और यूरोपियन यूनियन, इन्होंने इसको सपोर्ट किया है। हालांकि एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से किसने सपोर्ट किया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट किसने किसके साथ इनोग्रेशन करके इंडिया के साथ कहाँ पर सेटअप किया है, लोकेट किया है, वो इंपॉर्टेंट है। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, इसमें 30 कंट्रीज इन्वॉल्व है टोटल मिला के, थोड़ा ये आप ध्यान रखिएगा। जिसमें इन्होंने वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल मैग्नेट बनाया है, सेंट्रल सोलेनोइड। ये नाम याद रखिएगा, सेंट्रल सोलेनोइड। सेंट्रल सोलेनोइड जो है वो कंप्लीट टेस्ट किया गया था यूएसए द्वारा, और ये असेंबल्ड किया जाएगा साउदर्न फ्रांस में, यानी कि पूरा उसको बनाया जाएगा कंप्लीट एकदम। और जो इसका स्टार्टअप फेज रहेगा, कब से शुरू होगा, वो 2033। ये पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि कब से शुरू किया जाएगा, राइट। और कहाँ टेस्ट किया गया था, यूएसए में। इंडिया हैज़ डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड। अब इंडिया ने अपनी तरफ से क्या क्या स्टेप लिए हैं इसके लिए? तो इंडिया ने डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किया है क्रियोस्टेट। अब ये है क्या बेसिकली? ये एक 30 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा एक चैम्बर है। चैम्बर समझते हैं आप इस तरीके का? तो एक चैम्बर है जो कि पूरा जो ITER टोकमैक है, यानी कि जो पूरा प्रोजेक्ट होगा न्यूक्लियर फ्यूजन का, उसको उसके बाहरी रहेगा कंप्लीट एकदम। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल फ्यूजन डिवाइस रहेगा। तो इंडिया ने क्या डिज़ाइन मैन्युफैक्चर किया, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है इसके लिए। तो क्रियोस्टेट
नाम याद रखना, CRYOSTAT, जो कि 30 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। इंडिया ने साथ ही साथ एक और चीज बिल्ड की है जिसका नाम है क्रियोलाइंस। अब ये क्या है? ये एक लिक्विड हीलियम कैरी करता है जो कि ठंडा करता है मैग्नेट्स को जब वो गर्म हो जाती है हीट से। कितना? -269 डिग्री सेल्सियस। बस इतना ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट अबाउट PhD इन फिजिक्स। तो इंडिया ने क्या क्या बनाया है, क्या क्या किस में हेल्प की है? एक है क्रियोस्टेट, दूसरा है क्रियोलाइंस। जो क्रियोस्टेट है उसकी जो हाइट है, यानी कि जो इसकी टोलनेस है वो 30 मीटर की है, और जो विड्थ है वो 30 मीटर है। तो 30 बाई 30 आप कर सकते हो। और ये जो माइनस है 269 डिग्री, इतना ठंडा करता है क्रियोलाइंस। अब चलते हैं आगे। तो ये जो टोकामेक रिएक्टर है बेसिकली कंप्लीट, आप देख पा रहे होंगे, ये एक एक्सपेरिमेंटल डिवाइस है। ठीक है, जो कि अचीव करेगा कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। कंप्लीट जो न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, जब एक से दो बनते होते हैं, जब प्रोसेस होता है, तो उसका पूरा कंप्लीट एक्सपेरिमेंट करना इसके अंतर्गत होगा। एंड इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं खास जानने के लिए, इतना हाँ इतना है, देखिए ये डोनट शेप याद रखिएगा कि इट यूजेस पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स। भाई मैग्नेटिक फील्ड्स आती है ऐसे पावरफुल, आपने देखा होगा इस तरीके से। ठीक है, कन्फाइन आ सुपर हीटेड प्लाज्मा इन अ टोरोइडल, यानी डोनट शेप का एक चैम्बर आता है, आप देख पा रहे होंगे ये वाला, इस तरीके का। इसमें एनेबलिंग एटॉमिक न्यूक्ली टू फ्यूज एंड रिलीज एनर्जी। ये बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक लैंग्वेज में चले गया, इतना आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा बहुत जान लिया सफिशियंट है। जो जानने वाली चीज़ थी एग्जाम के लिए वो ये थी जो आपको मैंने अभी समझाई है, एग्जाम में ये पूछेगा आपसे। अब चलते आगे। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती है, उन्होंने दो वेब प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए हैं जो कि ट्रांजैक्शंस के लिए यूज में लाए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। अब न्यूज़ क्या है देख लेते हैं। सो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है, इन्होंने लॉन्च किया है टू ट्रांजैक्शन वेब, जिसका नाम है, एक है नो योर डिजिपिन। डिजिपिन की फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर। याद रखिएगा, DIGI से है डिजिटल, P से है पोस्टल, I से इंडेक्स, N से नंबर। सो डिजिपिन, सो नो योर डिजिपिन। और साथ ही साथ एक और लॉन्च किया है नो योर पिन कोड। ये दो लॉन्च किया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती है। ये क्या करेगा? ये इंडिया का एड्रेसिंग सिस्टम जो होता है उसको मॉडर्नाइज करेगा, एडवांस बनाएगा। और ये किसके साथ अलाइंड है, यानी कि किसको फॉलो अप करता है ये? तो नेशनल जियोस्पैटियल पॉलिसी 2022, इसके साथ साथ इसको अलाइन किया गया है। एक नेशनल पॉलिसी बनाई गई थी, बस वो है ये, और कुछ नहीं है, जो कि 2022 की थी। ये इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, लेकिन फिर भी जानना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है नाम इनके, और किस मिनिस्ट्री ने, किस डिपार्टमेंट ने इसको लॉन्च किया है। इंडिया पोस्ट को हम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट भी बोलते हैं, तो इसको आप इंडिया पोस्ट भी बोल सकते हैं। इंडिया जो है वो डिवाइडेड है 23 पोस्टल सर्कल्स में। जो पोस्टल सर्कल्स होते हैं वो 23 है टोटल, ये याद रखिए। जो सेक्रेटरी है इंडिया पोस्ट के, वो है वंदिता कौल जी। तो वंदिता कौल नाम याद रखिएगा। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इंडिया पोस्ट का? वो न्यू दिल्ली में है। PFRDA का हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में था, राइट। अब चलते आगे। सो नो योर डिजिपिन, जो वेब एप्लीकेशन उन्होंने बनाया है, ये 4x4 मीटर ग्रिड के फॉर्मेट में डिवाइडेड है। ईच आइडेंटिफाइड बाय अ यूनिक 10 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक कोड। अब यहाँ पर याद करने वाली चीज़ें क्या है? तो आपको ये याद रखना है कि नो योर डिजी पिन में 4x4 मीटर के ग्रिड्स बनाए गए हैं, उस पर आधारित है। और ये एक 10 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक कोड है। कौन सा? अल्फा न्यूमेरिक। ये एग्जाम में पूछ सकता है। और डिजिट्स कितनी है? 10, ये याद रखिएगा। जो कि फिगर आउट करता है, यानी कि डिराइव करता है एग्जैक्ट एकदम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स, ये डिराइव करता है। और ये जो डेवलप किया है, ये किसने डेवलप किया है? तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने IIT हैदराबाद की NRSC के साथ मिलके इसको डेवलप किया है।
तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती है कि एक तो 4x4 मीटर के ग्रिड है इसके, प्लस 10 कैरेक्टर है यूनिक जो कि अल्फा न्यूमेरिक के हैं, जो कि एग्जैक्ट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको फिगर आउट करती है। और ये किसने डेवलप किया है? तो ये आईआईटी हैदराबाद का एनआरएससी है, यानी कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, जिसने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ इसको डेवलप किया है। तो अब आपसे एग्जाम में या तो एनआरएससी ऑप्शन दे सकता है विद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, या फिर आईआईटी हैदराबाद भी दे सकता है। नो योर पिन कोड जो दूसरा वेब एप्लीकेशन है, ये 6 डिजिट का है, ये याद रखिएगा। सो जो पिन कोड वाला है वो 6 डिजिट का है, और जो डिजी पिन है वो 10 का है। ओके, तो पिन की फुल फॉर्म क्या होती है? पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है। और ये पिन जो है वो कब लॉन्च किया गया था पहली बार? तो 1972 में पिन लॉन्च किया गया था, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। ये इनेबल करता है कि जो भी यूजर्स होते हैं टू आइडेंटिफाई द करेक्ट पिन कोड बेस्ड ऑन रियल टाइम जीएनएसएस। अभी जीएनएसएस क्या है? ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लोकेशन डेटा। भाई जो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन है उसको ये फिगर आउट करता है, आप तक पहुंचाता है। लेकिन किसके तहत पहुंचाता है? तो रियल टाइम ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जीएनएसएस, इसकी फुल फॉर्म भूलना मत, ये इंपॉर्टेंट है। अब चलते आगे। अब हमारी अगली न्यूज़ है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, देखिए एग्रीकल्चर और फार्मर्स दोनों कंबाइंड है। इन्होंने इनोग्रेट किया है विकसित कृषि संकल्प अभियान, जिसको हम विक्सा, वी के एस ए 2025 भी बोलते हैं। विक्सा आप बोल सकते हो, या फिर विकसित कृषि संकल्प अभियान। देखिए जितने भी ऐसी एब्रीविएशन होती है जो कोई मिनिस्ट्री लॉन्च कर रही है या कोई स्कीम ऐसी होती है, उसकी एब्रीविएशन की फुल फॉर्म याद करना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट बन जाती है एग्जाम में, आपसे पूछ सकता है। तो विकसित कृषि संकल्प अभियान याद रखिएगा। और ये कहाँ पर इनोग्रेट किया गया है? ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, यानी कि आईसीएआर कीफा, जो कि भुवनेश्वर में है, उड़ीसा में, यहाँ पर इनोग्रेट किया गया है। तो अब या तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने ये लॉन्च किया है विक्सा 2025, यानी कि विकसित कृषि संकल्प अभियान। तो आपको पता है एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स मिनिस्ट्री है। कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो भुवनेश्वर स्टेट में लॉन्च किया गया है, उड़ीसा में। और उसमें भी जहाँ लॉन्च किया है वो है आईसीएआर कीफा, CIFA, ये आप नाम याद रखिएगा। इसकी फुल फॉर्म भी थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। अब ये क्या करेगा? ये इंडिया के एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करेगा, डेवलप करेगा, एडवांस करेगा, बेसिकली नए नए इनोवेशंस लेके आना। और साथ ही साथ जो हमारे किसान भाई हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं, उनको साइंटिफिक इनोवेशंस से रूबरू करवाएगा, एक्सपोजर करवाएगा, और नेचुरल फार्मिंग पे ज़्यादा जोर देगा कि आप कम से कम केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करो। और साथ ही साथ जो यूज़ होता है सॉइल हेल्थ कार्ड्स का, उनका बेनिफिट क्या होता है और कैसे इसको यूज़ किया जा सकता है अच्छे से, वो बताएगा। अब यहाँ पर आते हैं अगले पॉइंट पे। अब मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर ने एक और चीज़ इनोग्रेट की है, वो है कीफा आर्गू वैक्स आई। अब ये है क्या? बेसिकली ये एक वैक्सीन है जो कि डेवलप की है आईसीएआर कीफा ने ही, जो कि भुवनेश्वर में है। ये पैरासाइटिक इन्फेक्शंस इन फिश, किसकी बात हो रही है? फिश की। उनको ये कॉम्बैट करता है, यानी कि उनसे फाइट करता है। बस ये याद रखिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ये आपको याद करना है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर कौन है एट प्रेजेंट? तो SS चौहान है, शिवराज सिंह चौहान। चलिए अगली न्यूज़ पे आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्वाकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, अब इनका एक डेटा है जो कि इन्होंने रिलीज़ किया था अप्रैल 2025 का। तो जो जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट अप्रैल की होगी वो भी हम आगे लेके आएंगे, कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स, आरबीआई वगैरह भी। तो ये इन्होंने कुछ डेटा लॉन्च किया है। अब अगेन बात हो रही है एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स की, है ना? चलिए अब आगे चलते हैं। तो इनके मुताबिक अप्रैल 2025 में 1,34 कितना? 1,34,000 का जो रिपोर्ट हुआ है, किसका? क्लेम्स के, यानी कि कितने लोगों ने क्लेम लिया, किसका? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है फॉर ऑल एग्जामिनेशंस, क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है।
और इसमें आपसे पूछ सकता है कि भाई अप्रैल के डेटा के अनुसार कितने लोगों ने रिपोर्ट क्लेम किया। तो 1,34,000 करोड़ का क्लेम लोगों ने किया, जो कि कितना था परसेंटेज में, 97%। तो परसेंट को भी याद रखना पड़ेगा आपको। और टोटल कितना था, 1,38,400 करोड़। इसमें से 97% लोगों ने क्लेम किया है अभी तक। और साथ ही साथ ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसके साथ ही रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, यानी कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। तो इन दोनों का डेटा मिला के ये बताया गया है। तो ये आप याद रखिएगा, अमाउंट 1,34,300 अप्रोक्सीमेटली लेके चलो। आपको हर एक नंबर याद नहीं करना, 53 लास्ट का, अप्रोक्सीमेट लेके चलो। और हमेशा एग्जाम में आपको काफ़ी डिफरेंस मिलेगा। जो टॉप 3 स्टेट है जिन्होंने 100% क्लेम सेटलमेंट अचीव किया है, वो कौन कौन से है, अभी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहला गोवा, आपसे पूछ सकते हैं कि टॉप पे कौन सा स्टेट है, गोवा है। उसके बाद छत्तीसगढ़, तेलंगाना और तमिलनाडु। तो जी, सी, टे और टा, ऐसे याद कर लो। गोवा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। अब आते हैं अगली न्यूज़ पे, इसी की न्यूज़ पे, पॉइंट पे, अगले पे। टॉप 5 स्टेट्स और यूटीज कौन कौन सी है जिसमें लो क्लेम, यानी कि जिन्होंने बहुत ही कम क्लेम लिया हो इस एक चीज़ का, फसल बीमा योजना का, जिनके स्टेट्स के लोगों ने, फार्मर्स ने। तो उसमें असम टॉप पे है, बस असम ध्यान रखना, ठीक है। बाकी आप रीड कर सकते हो, लेकिन असम भूलना मत। जो स्टेट्स है जिसमें हाईएस्ट शॉर्टफॉल हुआ है किस चीज़ का, क्रॉप इंश्योरेंस पे आउट का। भाई जो क्रॉप इंश्योरेंस की हम बात कर रहे थे, जो दूसरी स्कीम थी, उसमें हाईएस्ट शॉर्टफॉल किस स्टेट्स में हुआ था, कमी, वो है आंध्र प्रदेश। बस ये नाम आप याद रखिएगा। उसके बाद महाराष्ट्र एंड राजस्थान। तो एपी, रा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, टॉप 3 स्टेट्स जिनको हाईएस्ट क्लेम दिया गया था लास्ट 6 सालों में। उसमें कौन कौन से थे, महाराष्ट्र, एमपी और राजस्थान, ये 3 स्टेट है। इसको भी आप याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, 6 साल का पूछ रहे हैं। टॉप 3 स्टेट जहां पर लास्ट 6 सालों में लोवेस्ट क्लेम दिया गया था, वो कौन कौन से हैं। एक गोवा है, अंडमान निकोबार आइलैंड है, सिक्किम एंड मणिपुर है। तो यहाँ पर आप गोवा जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। तो बेसिकली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है क्या। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो 18 फरवरी 2025 को लॉन्च की गई थी, पहली बात याद रखिएगा, राइट। अब इन्होंने, नहीं ये गलत है, तो 2016 में इसको लॉन्च किया गया था, और 18 फरवरी 2025 को इसको 9 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो याद रखिएगा कि 18 फेब 2016 को इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये लॉन्च डेट है, भूलना मत आप, नीचे लिखा हुआ है इट वाज लॉन्च्ड इन 2016। और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत लॉन्च किया गया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स। अब ये एक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, फसल बीमा योजना, जो कि फार्मर्स के लिए है बेसिकली। और ये कुछ क्लाइमेटीज होती है नेचुरल, उससे एक तरह से इंश्योर्ड करती है फार्मर्स को, और उनका जो रिस्क होता है उसकी कवरेज करती है। जैसे कि बीज उगाने से पहले से लेकर और फसल काटने के बाद तक, पूरे एक प्रोसेस में। बट इसमें कुछ एक प्रीमियम होता है जो आपको देना पड़ता है, ओके। फार्मर्स जो है वो 2% देते हैं अपने खरीफ क्रॉप्स का। अब ये एग्जाम में पूछ लेता है, और कभी कभार ये इंटरव्यू में भी पूछ लेता है। तो अगर वो पूछेगा एग्जाम में कि खरीफ क्रॉप्स के लिए कितना परसेंट फसल बीमा योजना में फार्मर देता है, तो 2% याद रखिए। रबी जो क्रॉप्स है उसके लिए 1.5%, और हॉर्टिकल्चर या फिर कमर्शियल क्रॉप जैसे कि लाइक कॉटन वगैरह होती है, उसके लिए 5%। इतना उसको प्रीमियम देना होता है। बाकी अब ये जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ एक्टुअरियल प्रीमियम इज शेयर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब जो बाकी का पार्ट होता है प्रीमियम का, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट मिलके प्रोवाइड करते हैं, जो कि 50-50 रहता है। इन केस कोई भी ऐसी क्लाइमिटी आ जाती है, तो जो अमाउंट होता है जिसपे फार्मर एक तरह से इंश्योरेंस करवाता है अपनी फसल का, अगर वो फसल खराब हो जाती है, तो उसका कॉस्ट कौन बियर करेगा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट बियर करेगी, एक्सेप्ट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट के साथ मिलकर तो 50-50 कर रही है, लेकिन जब बात आती है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की या फिर हिमालयन स्टेट्स की, तो गवर्नमेंट का शेयर 90% रहता है, और नॉर्थ ईस्ट और हिमालय का 10 रहता है, ओके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मार्च 2025 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फसल बीमा योजना और RWBCIS,
इनके फाइनेंशियल ईयर 26 तक के लिए इसको कंटिन्यूएशन अप्रूवल दी थी कि ये फाइनेंशियल ईयर 2026 तक कंटिन्यू रहेंगे। जो टोटल बजट दिया था इसके लिए वो 69,500 करोड़ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितना अमाउंट दिया था फिजिकल ईयर 2026 के लिए। इसको आप फिजिकल ईयर बोलो, फाइनेंशियल ईयर बोलो, बात एक है। और ये जो टोटल टाइम था इसके लिए वो 2022 से 2026 के लिए है, ये जो अमाउंट है। यानी कि जो स्कीम है वो 2026 तक चल रही है, उसके बाद ये चलनी बंद हो जाएगी। तो जो टोटल अमाउंट इसके लिए है 22 से 26 के लिए वो 69,500 करोड़ रुपए है। इतना याद रखिए, इतना एग्जाम के लिए सफिशियंट है। अब आते हैं अगली न्यूज़ पे। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसको हम DPIIT बोलते हैं, इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ मिलकर कुछ कोलेब्रेशन वगैरह किया है। देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर DPIIT और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन्होंने नोटिफाई किया, यानी कि बताया है कि वो CGSS स्कीम है जो कि स्टार्टअप्स के लिए होती है, यानी कि क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स। इसका जो कैपिटल है स्टार्टअप्स के लिए वो 8 मई 2025 से इन्होंने नया दिया है, जो कि पहले 10 करोड़ रुपए तक का था, अब वो 20 करोड़ तक का कर दिया गया है। यानी कि जो गारंटी कवर रहता है, अगर कोई भी स्टार्टअप अपना एक फंड मांगता है या फिर फंड के लिए प्रोसेस करता है CGSS स्कीम के तहत, तो पहले उसको 10 करोड़ तक का अमाउंट सैंक्शन किया जाता था, लेकिन अब वो 20 करोड़ कर दिया गया है। तो इसको इंक्रीज कर दिया है। कितना? 20 करोड़, 20 करोड़ रुपीस। ये याद रखिएगा। अब ये क्या है बेसिकली, CGSS जो स्कीम है ये एक गारंटीड कवर है, प्रोवाइडेड ऑल्सो हैज़ बीन इंक्रीज्ड टू 85%। अब देखिए जो गारंटीड कवर होता है, यानी कि सपोज कीजिए अगर आपने 10 करोड़ का कोई लोन लिया किसी एक बैंक से CGSS स्कीम के तहत, और आप उसको देने में कैपेबल नहीं हो, सक्षम नहीं हो, तो जो 85% अमाउंट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जो मिनिस्ट्री है वो बियर करती है, और बाकी का जो अमाउंट है वो आपको पे करना पड़ता है। एंड अगर इसमें लोन का डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो, और 75% अगर इन केस आपका जो लोन है वो 10 करोड़ से ज़्यादा का है, तो उसमें 75% वो बियर करते हैं अगर लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो। बस ये आपको ध्यान रखना है। तो एग्ज़ाम में आपसे क्या पूछ सकता है इस एक पेज में से कि जो CGSS स्कीम है उसका गारंटीड कवर कितना इंक्रीज़ किया गया है। पहले कितना था, अब कितना है? पहले था 10 करोड़, अब है 20 करोड़। और जो गारंटीड कवर था इन परसेंटेज वो कितना है, अप टू 10 करोड़ तो वो है 85%, और 10 से ऊपर का अगर आप लोन लेते हैं तो उसके लिए 75%। इतना ध्यान रखिए। अब यहाँ पर देखिए एनुअल गारंटी फ़ी है कुछ स्टार्टअप्स की, जो कि चैंपियंस सेक्टर हम बोलते हैं, वो रिड्यूस कर दी गई है 2% से 1% पे। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि जो चैंपियंस सेक्टर है उनकी एनुअल गारंटी फ़ी कितनी रिड्यूस कर दी गई है, तो वो 1% पे कर दी गई है, पहले 2% थी। अब ये जो CGSS स्कीम है, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा। ये एक तरह से गारंटी कवर प्रोवाइड करती है, और ये जो लोन्स एक्सटेंड करती है, यानी कि जो लोन्स देती है और कौन उसका सुपरविजन करता है, तो वो DPIIT है, जो कि हमने पहले पढ़ा था पेज में। अब ये जो DPIIT है ये जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं उनको कौन कौन लोन दे सकता है, तो उसमें आते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, याद रखिएगा, NBFCs और VDFs, यानी कि वेंचर डेट फंड्स। अब इसके अलावा अगर कोई आपसे एग्जाम में पूछता है कि कौन लोन नहीं दे सकता, तो वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। बस ये याद रखिएगा कि यहाँ पर शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, NBFCs और वेंचर डेट फंड्स ये स्टार्टअप्स को लोन दे सकते हैं। और ये सभी के सभी जितने भी अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स है कंप्लीट एकदम, वो सब सेबी के अंतर्गत रजिस्टर होने चाहिए। ये भी आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर अगले पॉइंट पे आते हैं। तो CGSS स्कीम जो है वो मैनेज करता है कौन? मैनेज बाय नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड। सभी के सभी जितने भी स्टार्टअप्स के लोन होते हैं या जो स्कीम है, वो कंप्लीट मैनेजमेंट करना, उसकी देखरेख करना सब NCGTC करता है। अब यहाँ पर काफ़ी बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर इस स्कीम के बारे में हमको काफ़ी क्लैरिटी नहीं आई। देखिए CGSS स्कीम बेसिकली किस लिए होती है, आपको कोई स्टार्टअप करना है और आपके पास कोई फंड नहीं है, लेकिन अब उसकी एक सीलिंग है, एक लिमिटेशन है
कि आप इतना ही उसके अंदर फंड या फिर लोन ले सकते हो। तो पहले था कि सीजीएसएस स्कीम के तहत आप 10 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं, लेकिन अब वो लोन की अमाउंट इंक्रीज करके 20 करोड़ कर दी गई है। बस इतना समझ लो, काफ़ी रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल जी के अंतर्गत आती है। चलते आगे अब। सो यहाँ पर देखिए अगली न्यूज़ है, MORD एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोल। तो है क्या बेसिकली? ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने साइन किया है कोल गैसिफिकेशन प्लांट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एग्रीमेंट। अब ये है क्या और इससे बेनिफिट क्या होगा और ये न्यूज़ में क्यों है, थोड़ा वो समझ लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने साइन किया है कोल गैसिफिकेशन, यानी कि कोल को गैस के फॉर्म में वेपराइज करना, प्लांट डेवलपमेंट, इसका एक प्लांट डेवलप करेंगे और जिसको वो प्रोड्यूस भी करेगा काम को, उसके लिए एग्रीमेंट साइन किया है जिसको हम बोलते हैं CGPDPA। जो कि एप्लीकेंट्स हैं उनके साथ इन्होंने साइन किया है अंडर कैटेगरी 2। तो कैटेगरी 2 है कुछ इनकी, उसके अंतर्गत इन्होंने एप्लीकेंट्स के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें क्या करेगा, कोल गैसिफिकेशन फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम को प्रमोट करेगा फॉर क्लीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी के लिए। कोल गैसिफिकेशन बेसिकली होती क्या है, वो कार्बन बेस्ड रॉ मटेरियल्स होते हैं, लाइक कोल वगैरह हो गया, कोयला हो गया, इनको वो फ्यूल गैस या फिर सिनगैस यानी कि सिंथेसिस गैस में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आपसे पूछता है एग्जाम में कि सिनगैस क्या होती है, तो वो सिंथेसिस गैस होती है, याद रखिए। अब फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम जो है कोल गैसिफिकेशन के लिए, वो है क्या, ये जितने पार्टिसिपेंट्स हैं यानी कि जितने की एप्लीकेंट्स हैं जो कि इसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों के लिए है। और ये लॉन्च किया गया था टोटल बजट के साथ 8,500 करोड़ 2024 में लॉन्च किया गया था। इसका टारगेट है कि 2030 तक इसको 100 मिलियन टन कोल गैसिफिकेशन करना है। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ये है एग्जाम का क्वेश्चन आपका, राइट। इसलिए न्यूज़ ये इंपॉर्टेंट है। पार्टिसिपेंट्स जो है बेसिकली इस एग्रीमेंट में वो तीन तरह के होते हैं। एक है कैटेगरी 1, और क्योंकि इसमें कैटेगरी 2 में इन्होंने एग्रीमेंट किया है, देखिए ये रहा कैटेगरी 2 वाला। तो कैटेगरी 2 हम पहले देख लेते हैं क्या है। तो कैटेगरी 2 में जो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती है और जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है, वो दोनों मिलकर काम करते हैं। और इसमें जो टोटल अमाउंट है वो 3,850 करोड़ का है। और इसमें एक जो प्रोजेक्ट है उसका जो क्राइटेरिया है वो इन कंसल्टेशन विद, यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट जो उसमें लॉन्च किया जाएगा या फिर सेटअप किया जाएगा, वो नीति आयोग की कंसल्टेशन के साथ किया जाएगा। और अ ग्राउंड ऑफ 1,000 करोड़ या फिर 15% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी कम होगा। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए कि इसमें कितना फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम का अमाउंट है, कब लॉन्च किया गया था, क्या टारगेट है इसका। अब कैटेगरी 2 का कितना है, कैटेगरी 1 का कितना है, ये आप हल्का सा एक ओवरव्यू ले सकते हैं। कैटेगरी 2 का 3,850 है, कैटेगरी 1 का 4,050 है। इसमें जो कपेक्स है वो 15% है, इसमें भी सेम है 15%। और इसमें था 1,000 करोड़, इसमें था 1,350 करोड़, राइट। अब चलते हैं आगे। देखिए कोई भी इंपॉर्टेंट होता है तो उतना ही करना है, बाकी करने का कोई बेनिफिट नहीं है। अब कैटेगरी थर्ड जो है, इसमें 600 करोड़ का प्रोविजन इन्होंने अलोकेट किया गया है, जिसमें 100 करोड़ सेम 15% कैपेक्स के साथ है। बस इतना ध्यान रखो, और काफ़ी ज़्यादा डीप में नहीं जाना इसके अंदर आपको। मिनिस्ट्री ऑफ कोल किसके अंतर्गत आती है, जी किशन रेड्डी के अंतर्गत आती है। अब चलते आगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूवल दी है ग्रांट ऑफ मिनी रत्ना के लिए। तो मिनी रत्ना कैटेगरी 1 के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, किसने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूवल दी है 3 इंडियन डिफेंस कंपनीज को। कौन कौन सी देख लेते हैं एक बार। एक है म्यूनिशंस, नाम याद रखिएगा। एक है आर्मर्ड, दूसरा है इंडिया ऑप्टेल। तो ये 3 कंपनी है जिसको मिनी रत्ना कैटेगरी 1 के लिए अप्रूवल दे दी गई है। म्यूनिशंस और आर्मर, ये जो दोनों कंपनियां हैं, ये शेड्यूल ए कंपनियां हैं, और इंडिया ऑप्टल जो है शेड्यूल बी कंपनियां हैं। तो ये जो कंपनियां होती हैं मिनी रत्न कैटेगरी 1 में, ये बेसिकली वो कंपनियां होती है जिन्होंने लगातार 3 साल तक प्रॉफिट जनरेट किया है, और इनको प्री टैक्स प्रॉफिट भी हुआ है जो कि 30 करोड़ से ज़्यादा है, कम से कम एक साल में, इन मैक्सिमम 3 साल के अंदर, और जिसकी नेटवर्थ पॉजिटिव है। तो ये आपको पूरा याद होना चाहिए एज इट इज़, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभार।
और जो कैटेगरी टू कंपनियां होती हैं मनीरत्ना की, उनका प्रॉफिट लगातार 3 साल के लिए होना चाहिए और उनकी पॉजिटिव नेटवर्थ होनी चाहिए, बस इतना काफ़ी है। और ये जो सीपीएससीज होती है जो कि इस क्राइटेरिया में आती है मनीरत्ना में, वो डिफ़ॉल्टेड नहीं होनी चाहिए, यानी कि उनका जो लोन की पेमेंट है वो टाइमली होनी चाहिए और जो इंटरेस्ट वगैरह है वो भी टाइम से दे देना चाहिए, अदरवाइज इनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो राजनाथ सिंह जी है। तो इस न्यूज़ में इंपॉर्टेंट क्या था कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूवल दी है 3 कंपनियों को। किसके लिए? मिनी रत्ना कैटेगरी 1 के लिए। इनके नाम इंपॉर्टेंट है और इसका क्राइटेरिया जो था लास्ट वाला, ये आप याद रखिएगा। अब आते हैं अगली न्यूज़ पे। तो इंडियन आर्मी पोस्टल सर्विसेज कोर्प्स एपीएससी, इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ मिलके, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती है, इनोग्रेट किया है मेघदूत मिलीनियम। अब देखिए मेघदूत मिलीनियम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, एग्जाम में पूछ सकता है, हाई चांस है, क्योंकि ये एक पोस्टल सॉफ्टवेयर है फॉर डिफेंस पर्सनल। जो डिफेंस के लोग हैं, आर्मी पर्सनल जो होते हैं, उनके लिए ये सॉफ्टवेयर है। कौन सा? पोस्टल सॉफ्टवेयर। ये आपसे पूछ सकता है कि मेघदूत मिलीनियम क्या है। तो इट इज़ अ पोस्टल सॉफ्टवेयर फॉर डिफेंस पर्सनल और ये डेवलप किया है सीईपीटी मैसूरू। ठीक है, सीईपीटी मैसूरू में। और ये करेगा क्या? ये एफिशिएंसी सिक्योरिटी को इंक्रीज करेगा और जो ऑपरेशंस है उसको काफ़ी ज़्यादा एडवांस करेगा आर्मड फोर्सेस के। और ये रियल टाइम ट्रैकिंग करता है, सिक्योर कम्युनिकेशन है, बस एटसेट्रा, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं अगली न्यूज़ पे। तो स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया आप सब जानते होंगे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। इन्होंने लॉन्च किया है सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस्ड। ये एक स्पाइस्ड है, इसको याद रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म है स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव इनोवेशन एंड कोलैबोरेटिव फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। इसकी पूरी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है स्पाइस्ड स्कीम। अब ये स्कीम करेगी क्या? तो स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द 15th फाइनेंशियल कमीशन। अब देखिए फाइनेंशियल ईयर 2026 यानी कि अगले साल तक ये स्कीम चलेगी और जो टोटल बजट इसके लिए दिया है वो है 42,000 करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेटली, इतना ध्यान रखिएगा। ऑफ विच 130 करोड़ वाज डिसबर्स, जिसमें से 130 करोड़ रुपए डिसबर्स कर दिया गया है। कितना डिसबर्स किया गया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना अलोकेट किया गया है अमाउंट वो इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम के लिए। और ये लगभग 45,000 बेनिफिशरीज को बेनिफिट करेगा, यानी कि इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। ये क्या करेगा बेसिकली? ये इंडिया का जो स्पाइस सेक्टर है, मसाला जो सेक्टर है ना, उसको इन्हेंस करेगा, डेवलप करेगा और इनोवेशन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट इसमें हेल्प करेगा। बस और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रमोशन ऑफ मिशन क्लीन एंड सेफ स्पाइसेस, ठीक है। इंक्रीजमेंट ऑफ गैप, ठीक है। हाँ, इसके जो टारगेट बेनिफिशियरीज है वो कौन कौन है, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस ये इसके बेनिफिशियरी हो सकते हैं, एक्सपोर्टर्स इनके बेनिफिशियरी हो सकते हैं, और SC ST कम्युनिटीज़ जो है वो इनके बेनिफिशियरी हो सकते हैं। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स भी इनके बेनिफिशियरी हो सकते हैं, तो इनको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, भूलना मत, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। अब अगली न्यूज़ पे आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने साइन किया है कोल गैसिफिकेशन प्लांट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसमें जाने की जरूरत नहीं है, ये न्यूज़ दोबारा रिपीट हो रही है, इसको छोड़िए। अब आते हैं अगली न्यूज़ पे। अब ये लास्ट न्यूज़ है आज के लेक्चर की। तो SBOF एग्रो स्मार्ट ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला AI पावर्ड ऑल इन वन एग्रीकल्चर ऐप। याद रखिएगा, SBOF एग्रो स्मार्ट, इसका नाम भूलना मत, काफ़ी बार एग्जामिनर में कंफ्यूज यू इन द नेमिंग। ये क्या करेगा? ये फार्मिंग प्रैक्टिसेस को ट्रांसफॉर्म करेगा, जो कि फार्मर्स को सपोर्ट करेंगे और फार्मर्स को इमीडिएट सॉल्यूशन वगैरह प्रोवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ द सोइल, वेदर, ये सब चीज़ें। बस इतना था इसके अंदर, बाकी कुछ भी नहीं है, सिंपल है ज़्यादा। देखिए करंट अफेयर्स में हमको सब कुछ याद नहीं करना, सब कुछ करने बैठोगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। हमको याद करना है इम्पोर्टेंट डेटा। वो इम्पोर्टेंट डेटा क्या है वो मैं आपको हर एक न्यूज़ के साथ बताऊंगा और बताता भी हूँ। बस आपको उस पर फोकस करना है, जब भी रिवीजन करोगे उस डेटा पे फोकस करो, और जब भी रिवीजन करोगे 8 से 10 बार उस डेटा का रिवीजन करना है। बाकी चीज़ों को आप रीड करते हो समझने के लिए कि वो न्यूज़ क्या है। जो आपको मैंने बताया है कि ये अल्टीमेटली सपोर्ट फार्मर्स को करेगा, बस खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब जो चीज़ सपोर्ट फार्मर को कर रही है वो कोई भी हो सकती है, इनोवेशंस हो सकते हैं, या वो क्या बोलते हैं,
इमीडिएट रिजोल्वमेंट हो सकती है फार्मर्स के लिए उनके किसी डाउट की। एंड जो डेटा वगैरह है वो अपडेट रखना, और कैसे कैसे फार्मर्स जो है उनको इन्फॉर्म्ड रखना अबाउट द लेटेस्ट लाइक स्कीम्स, सब्सिडीज एंड टेक्नोलॉजीज, ये सब चीज़ें हैं। बाकी इसमें कुछ है नहीं है सच। तो करंट अफेयर्स टफ नहीं होती, आसान है, बस आपको सिस्टमेटिकली याद करना आना चाहिए। तो आज हमने किया था नेशनल पार्ट 1 मई 2025 का। अगले लेक्चर में हम करेंगे नेशनल पार्ट 2 मई 2025 का। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।